हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। जैसा कि अभी सिलसिला जारी है, बिहार सरकार द्वारा जो मॉडल सेट आपको इंटरनेट पर दिया गया है, अभी हम लोग उन्हीं प्रश्न को आपके बीच ला रहे हैं ताकि आपके सेंटर परीक्षा में भी योगदान दे। आज जो आपके बीच जो सेट आया है, स्क्रीन पर दिखता होगा, साइंस अर्थात विज्ञान से रिलेटेड है, क्लास 10th का, जिसमें कुल मिलाकर के आपको 80 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। 24 ऐसे प्रश्न किया गया है, शॉर्ट क्वेश्चन कहा जाए, और 6 प्रश्न है जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कहा जाए। तो कुल प्रश्नों की संख्या हो गया है 110, लेकिन बनाना है इसमें इंस्ट्रक्शन के अनुसार। 80 प्रश्न में आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव क्या करना है, अटेम्प्ट लेना है। 80 में आपको जो जो अच्छा लगे वो रंग दीजिएगा। बाकी यहाँ पर हम पूरा डिटेल 80 का 80 ऑब्जेक्टिव आपको देंगे। सब्जेक्टिव आपको नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि ये है ना, ऑब्जेक्टिव सेशन ही अभी लीजिए, बाद में सब्जेक्टिव आपको हम लोग फुल सब सिलेबस के साथ जब आएंगे तब आपको बताएंगे। अभी मॉडल सेट चल रही है, हम लोग का सेटअप भी थोड़ा रेडी नहीं है, तो प्रयास है थोड़ा सा अभी आपको धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ाए। बाकी परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, ये सब तो आप जानते ही हैं। दाहिने तरफ आप देखिएगा, क्वेश्चन की तरफ अंक निर्दिष्ट रहता है कि कौन क्वेश्चन कितना नंबर का है। और साथ ही साथ यह प्रश्न 2 खंडों में बटा है, खंड अ और खंड ब। खंड अ दर्शाता है ऑब्जेक्टिव को और ब आपको सब्जेक्टिव को दर्शाएगा। गोला करने वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा, 40 से ज़्यादा गोला मत कीजिएगा, 41 कर दीजिएगा। तो क्या है ना, काउंटिंग करने के बाद वो 40 तक ही काउंटिंग करके आपको नंबर दे देगा। ये नहीं कि 40 नंबर क्वेश्चन, 1 से लेकर के आप 80 के बीच में अगर 40 क्वेश्चन बनाए तो उतना तक ही काउंटिंग। उसके बाद एक्स्ट्रा होता है तो आपको वो टीएफ कर देता है। टीएफ कहने का सेंस यानी आपको टेक्निकल फॉल्ट कहा जाए, वो फॉल्ट हो जाता है मशीन में। और बॉल पेन ही यूज करना है, ये नहीं कि आप जा करके कोई दूसरा पेन जाइएगा। नाखून ताखून मत लगाइएगा, यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये सब थोड़ा रखिएगा माइंड में। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव सेशन का, साइंस का। देखिए आपका ये पहला प्रश्न है, स्क्रीन पे दिखता होगा। फर्स्ट प्रश्न, पेन कहाँ से अभी सॉरी हो, यहाँ है ना, मार्क कहाँ चला गया? ठीक है ना, पेन तो काम करता होगा ना। और देखिए हमें तो सेटिंग वही लग रहा है, 10 मिनट बोला है। खैर, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक है? दर्पण से रिलेटेड बात है ना। दर्पण के बारे में आप जानते हैं, वह चिकनी और चमकीली सतह ना, जिसका एक सतह परावर्तक हो, जब लाइट आता है और रिफ्लेक्ट कर जाए, और दूसरा सतह रंजित होता है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण कुल मिलाकर के कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। गोलीय दर्पण होता है, परवलिक दर्पण होता है, और समतल दर्पण। समतल दर्पण का एक सतह क्या होता है, समतल होता है, एक तरफ रजतीत रहता है ना। और गोलीय दर्पण पूर्ण रूपेण गोल होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है। और परवलिक दर्पण पूर्ण रूपेण गोल नहीं होती है। और गोलीय दर्पण आपको 2 प्रकार होता है। बच्चे क्या है ना, रटते रटते अवतल उतल इतना न रट लेता है, एग्जाम में पूछता है कि दर्पण कितने प्रकार का, टिक कर देता है 2 प्रकार। नहीं, दर्पण है 3 प्रकार का। गोलीय दर्पण जब आपसे पूछे कितने प्रकार का है, तब आपको 2 प्रकार आना चाहिए। तो ये गोलीय दर्पण, इसमें पूछा गया किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। गौर से देखा जाए, ये वाली अगर दर्पण की अगर मैं बाहरी सतह रजतीत कर दिया, ध्यान रखिएगा, जिधर जिधर रंगा होता है उधर उधर पॉजिटिव, यानी ये प्लस हो गया और इधर हो जाएगा आपको माइनस। जब गोल कीजिएगा तो सेंटर इसी बीच में आना आएगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ अगर हम सेंटर देते हैं, ये आपका फोकस है। बिना रंगा हुआ तरफ आया ना, और ये आपको अवतल दर्पण को दर्शाता है। वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह रजतीत है और भीतरी सतह क्या है, धसी है। कभी कभी भीतरी शब्द ना लिखा रखे, परावर्तक सतह लिखा रहता है। क्यों कहते हैं परावर्तक? इधर से लाइट मारिएगा तो जीवन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इधर से रंगा है ना। आप जिधर मिरर है उधर लाइट मारिएगा तब ना ये रिफ्लेक्ट होगा, इसलिए इसको परावर्तक सतह कहते हैं। आपका प्रश्न है किसका फोकस दूरी ऋणात्मक है, तो ये आपको अवतल दर्पण को दर्शाता है। वहीं उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या अपना दूसरा, अच्छा क्लियर, क्लियर नहीं हुआ तो फिर लिखा हुआ इसमें आ जाएगा ना। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। स्वाभाविक है, अच्छा है कि यहीं पर है ये।
यानी यहाँ से ये चीज को ध्रुव को दर्शाता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि दर्पण के मध्य वाले भाग को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और दर्पण की चौड़ाई अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ एम डैश कहिए, एम कहिए, कुछ भी कहिए, ये ऑब्जेक्टिव आता है कि दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं, तो दर्पण की चौड़ाई को हम लोग द्वारक कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और ये भी दूरी आपको एफ के ही बराबर होता है। और पोल से लेकर के केंद्र तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी वक्रता त्रिज्या को हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ एफ और फिर एफ, माने 2 गो एफ हो गया। वक्रता त्रिज्या जो हो गया फोकस दूरी का दुगुनी होगा। कभी कभी आपके परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि फोकस दूरी क्या होता है, तो इस 2 को फेंक दीजिएगा नीचा, बोले तो वक्रता त्रिज्या का क्या हो जाएगा, आधी। आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन है, तो यही ऑप्शन आ रहा है ना, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या है, आधी है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए यहाँ f बराबर 2r दिया है फंसाने के लिए, r बराबर 2f होता है, ये भी ऑप्शन में आ सकता था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी हम सबसे नज़दीक ऐसे कितने दूरी है जिसको हम देख सकते हैं। आप भी आपके पास कुछ लिखा हुआ चीज़ हो किताब में, देखिए नज़दीक ला करके, ज़्यादा नज़दीक ले आइएगा तो लेपा जाएगा पूरा अक्षर, नहीं। तो सबसे मिनिमम दूरी जो मेजर किया गया विद्वानों के द्वारा वो है आपका 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन को देखिएगा तो बहुत बच्चा ढनमना जाता है, सीधे देखा या अरे 25 मारना स्टार्ट कर दे। भाई साहब वो मीटर में है कि किलोमीटर है कि सेंटीमीटर, इनको थोड़ा गौर से देखिए। और सब 25 से नज़र आ रहा है, देखेगा 25 रंग देता है धरफड़ा के, नहीं, ध्यान से सेंटीमीटर में होना चाहिए। और इसके लिए आपका आंसर कौन हो जाएगा, ये बी ऑप्शन 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, चौथे प्रश्न की ओर। श्वेत प्रकाश के कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने के बाद वो सबसे कम झुकता है। हम लोग जानते हैं ना, अगर मान लीजिए कि ये कोई आपका प्रिज्म है और इस प्रिज्म से अगर श्वेत प्रकाश को हम गुजारते हैं, गुजरने के बाद ये 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। 2 3 4 5 6 7 ये, और यहाँ पे एक आपका पट्टी होता है जिसको हम वर्णपट कहते हैं, यानी जिस पर प्रकाश की लाइट पड़ती है। सबसे कम विचलित आपको लाल रंग होता है। सबसे कम दूरी अगर दिया गया है ना, इसमें सबसे कम झुकता कौन है, तो वो लाल रंग। और इसका एक ट्रिक है, बै जानी हॉपी नाला, बै बैगनी, जा जामुनी, नी नीला, हौ से हरा, पी से पीला, और ना से नारंगी, ला से लाल। सबसे लास्ट में आता है ना लाल, यानी सबसे कम अगर पूछा जाएगा कौन झुकता है तो लाल रंग। बै जानी हॉपी नाला, ध्यान रखिएगा। हम बोर्ड पर बार बार नहीं लिखते हैं क्योंकि AI पेंसिल से बना रहे हैं, ये स्लाइडें भाग जाता रहता है, तो कुछ शब्दों से ही आप रूबरू हुई। तो इसमें हम लोग किसमें टिक आउट कर देंगे, लाल कलर आपका बेहतरीन आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, 5वां प्रश्न की ओर। और 5वां प्रश्न जो है आपका क्या कहता है, इनको देखिए। 5वां प्रश्न कहता है आपको कि मानव के आँख के रेटिना द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब क्या होता है। ध्यान रखिएगा, मानव के जो आँख द्वारा रेटिना पर बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है और उल्टा। देखिए कहीं ऑप्शन होगा आपका वास्तविक और उल्टा। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। दिमाग में सेट कर लीजिए, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, 6ठा नंबर प्रश्न को देखिए। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों। बच्चा यहाँ पर भी गड़बड़ कर देता है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जाए कि तारा टिमटिमाता है क्यों, तो जो भ्रम पैदा करे वो अपवर्तन है। जो भ्रम पैदा करे वो क्या है, अपवर्तन है। बट यहाँ आपका प्रश्न कह रहा है आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, स्कैटरिंग के कारण। कहने का सेंस, जब ऊपर से लाइट आता है ना, लाइट आने के बाद इस वायुमंडल में धूलकण इतना है जिसकी वजह से लाइट स्कैटरिंग हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा होता है, आपको नीला दिखता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वां प्रश्न को। कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखता है। बड़ा कहने का सेंस,
आप जानते हैं ना कि जब आप बाल बनाने कहीं जाते हैं तो हजाम लोग जो होते हैं वो बाल को मिरर में देख देख के काटता है, क्योंकि आपका बाल पतला है, छोटा होता है ना। छोटा चीज़ को बड़ा जूमिंग करने के लिए वो दर्पण का उपयोग करता है। ये क्वेश्चन आता है कि किस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में होता है, तो अवतल दर्पण का। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में क्यों किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में इसलिए किया जाता है ताकि छोटे छोटे चीज़ को बड़ा देखा जाए नहीं। साथ ही साथ रोगी के नाक, कान, गले इत्यादि के उपयोग करने में भी हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ना। तो रोगी का नाक हो, कान हो, गला सब छोटका छोटका चीज़ है ना, बड़का देखने के लिए अवतल, अब बड़का चीज़ को छोटा देखने के लिए उत्तल नहीं। जैसे गाड़ी के साइड मिरर में देखिएगा उत्तल लगा रहता है, बड़का बड़का ट्रक को साइड मिरर में घुसल रहता है ना, बड़का ट्रक का फोटो इसमें बन जाता है, तो वो होता है उत्तल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर आपका, ये अवतल दर्पण हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 8वां नंबर क्या कह रहा है, इनको देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन लेंस निकट दृष्टि को दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए उपयोगी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी बच्चा फंस जाता है, एक दिन रटता है, दोबारा दिन उनके दिमाग में कन्फ्यूजन। तो निकट दृष्टि ऐसे कहिएगा, नज़दीक आ, नज़दीक आ, निकट दृष्टि नज़दीक आ माने अवतल, और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए, दूर दृष्टि को दोष को दूर करने के लिए उत्तल, दूर जो ओ उत्तल। ये कन्फ्यूजन 2 बार 3 बार सुनिएगा ना तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हम कितनों रटा देंगे ना, आज अवतल रटा दे, कल भूल जाएगा। लेकिन आपके बीच अगर हम ये बात जो बता रहे हैं कुछ नौटंकी या नाटक अंदाज में जो बता रहे हैं, नज़दीक आ, नज़दीक आ, नज़दीक माने निकट, आ माने अवतल। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि को दोष को दूर करने के लिए उत्तल, दूर जो ओ उत्तल। ऐसे 2 बार 3 बार मेमोराइज कीजिएगा तो क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न संख्या अपना 9वां क्या कहता है, इनको देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा मापने के अंतर दूसरा है, लेकिन विद्युत धारा की उपस्थिति को पूछा जाए, प्रेजेंटेशन को कौन दर्शाएगा, तो वो है आपको गैल्वेनोमीटर। मोटर के बारे में जानते हैं ना, कौन ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदलता है। तो मोटर जो होता है, देखिएगा पंखा में लागल रहता है ना मोटर, पंखा में जो मोटर है तो करंट आया और उसको नचा देता है, नाच रे पंखा नहीं, तो मोटर विद्युत ऊर्जा को नचा देता है, माने यांत्रिक। नाचना को हम लोग यांत्रिक कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और जनरेटर पूछ दे, क्योंकि आपके ऑप्शन में जनरेटर भी दिया है, तो जनरेटर में क्या होता है, पहले पंखी अंदर में नाचता है नहीं, और नाचने के बाद 2 तार निकल रहता है। जनरेटर माने डायनेमो देखिएगा, और वो क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। तो जब पूछे कि जनरेटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक को विद्युत में, और मोटर किसको, विद्युत को यांत्रिक में। ठीक है, वोल्टमीटर से हम लोग विभवांतर को मापते हैं। ठीक है, आइए 10वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, इनको देखिए अच्छे से। कह रहा है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादित किया। आपसे दाएं हाथ पूछे या बाएं हाथ पूछे, इसके नियम को प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति का नाम है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के दाहिना हस्त नियम। आपको सब्जेक्टिव मूड में लेके चलेंगे तो वहाँ थोड़ा विस्तार से बताएंगे। बस इतना याद रखिए कि फ्लेमिंग साहब ने दाएं हाथ के नियम हो या बाएं हाथ के नियम हो, इनको बताया है। 11वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न कहाँ चला गया, देख रहे हैं ना। अगर थोड़ा सा जोर से टच करते तो आपका पैनल लगता है एकदम भाग गया कहाँ से कहाँ। 11वां नंबर क्वेश्चन ये रहा। 11वां, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है, तो 2 विभवों के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर। और विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है आपका वोल्ट होता है। ओम जो होता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है, और कुलम्ब जो होता है आवेश का ऐसा मात्रक होता है, और एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। देखिए विद्युत धारा से 2 क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला आ गया। किसी तार में, जैसे कि ये तार है, तो इस तार में विद्युत धारा को कौन दर्शाएगा, गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा है कि नहीं है इसको चेक करने के लिए देखिएगा बिजली मिस्त्री सब रखने रहता है गैल्वेनोमीटर। लेकिन विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं किसमें, तो एम्पियर में। उसका इकाई पूछे तो एम्पियर, और कौन प्रेजेंटेशन को दर्शाता है तो गैल्वेनोमीटर। दोनों को ध्यान में रखिएगा। चलिए
12वां नंबर प्रश्न को देखिए। 12वां प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है इसमें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के संयोजन हम लोग पढ़ते हैं ना। एक होता है आपका श्रेणी क्रम, देखिए यहाँ लगिए गया आंसर सही में वही है, ये पेंसिल का कमाल है, हमने पहले मार के रखे, ध्यान रखिएगा। और एक होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन होता है आर बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3, इस टाइप से डॉट 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 अनंत टाइप का। इसमें क्या होता है ना, मान क्या होता है, बढ़ जाता है। और समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है 1/r इजकल टू 1/r1 जोड़ 1/r2 जोड़। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला जब भी पूछे तो इस अंदाज में होता है, श्रेणी क्रम का इस अंदाज में। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए 13वां प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न आपका चुंबक से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है। चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है वो आपको काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, तो काल्पनिक होता है। 14वां प्रश्न को देखिए क्या कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न जो कह रहा है आपको, कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है। देखिए यहाँ पे बच्चा फंस जाता है। फंसने का मेन रीजन है कि ऑप्शन देखिए ना, 3.6 यहाँ भी है, 3.6 यहाँ है। अब बच्चे 3.6 तो ऑलरेडी रट के ही रखते हैं। तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। इनको याद रखना, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है ना। नवीकरणीय ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जो बार बार आप उपयोग कीजिए, अर्थात एक बार खर्च हो जाए तो दोबारा भी उपयोग कर लीजिए। जैसे कि आपके गली कुच्ची में देखिएगा सोलर लाइट लगा होगा, आज जला फिर भी कल जल रहा है, कोई इसमें बैटरी या बिजली तिजली नहीं लागल रहता है, फिर भी लाइट जलते रहता है। तो इसमें हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत कौन ऊर्जा आ जाएगा, सौर ऊर्जा। बाकी बात ये नाभिकीय ऊर्जा, कोयला या प्राकृतिक गैस एक बार खर्च कर लीजिएगा तो दोबारा फिर उसको उपयोग में नहीं ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा अनवीकरणीय, ये हो जाएगा आपका नवीकरणीय। प्रश्न संख्या आगे बढ़िए। 16 नंबर प्रश्न जो कह रहा है आपसे कि कौन लेंस अपसारी लेंस है। और ये थोड़ा समझने की चीज़ है, यहाँ थोड़ा हम 1 मिनट आपका एक्स्ट्रा लेंगे ज़्यादा। आप जानते हैं कि यहाँ जो मैं ये पा रहा हूँ ये ड्राइंग किसका है, तो कहिएगा सर अवतल दर्पण का है। अगर मैं इसको भीतर से रंग दूँ तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। लेकिन अगर इस अंदाज में एक फ़ोटो बना दे तो ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस। और यहीं पर इस अंदाज में बगिया के जैसे एगो फोटो बना दे तो ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। और यहीं पर बच्चा अपसारी और अभिसारी में फंस जाता है। ध्यान रखिएगा, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। दर्पण में पूछता तो अभिसारी, ऐसे याद रखिएगा। अभी ये सारी फिर के दर्पण में जाएंगे देखने। अभी ये अ से अभी, अ से अवतल। मैं इस प्रश्न पर बार बार इसीलिए बल दे रहा हूं कि बच्चे ना अपसारी अभिसारी में पक्का गड़बड़ कर देता है, 100% गड़बड़ कर देता है। आज याद करता है, कल भूल जाता है। तो ट्रिक रखिएगा कि हम अभी सारी फिर के कहाँ चले गए, दर्पण में। नहीं, अ से अभी सारी फिर के दर्पण, अ से अभी, अ से अवतल। तो दर्पण में पूछेगा तो अवतल दर्पण। इसका विपरीत याद रखना, अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, लेकिन उत्तल लेंस पूछ दे तो उत्तल लेंस को भी हम लोग अभिसारी कहते हैं। उत्तल लेंस में यानी उल्टा हो जाता है, अवतल इधर अभिसारी है तो लेंस तरफ उत्तल लेंस अभिसारी हो जाएगा। और जब ये अवतल अभिसारी है, ये मान लीजिए कि ये आपका अभिसारी है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अपसारी। कहने का सेंस उत्तल लेंस अपसारी है तो उत्तल दर्पण अपसारी है तो अवतल लेंस अपसारी हो जाएगा। दोनों उल्टा है, ध्यान रखना। आपसे क्या पूछा गया परीक्षा में, यहाँ पर क्वेश्चन में लेंस के बारे में, कौन लेंस अपसारी है, तो अपसारी। देखिए अपसारी कौन लेंस है, तो अवतल लेंस हो जाएगा। यहीं पर अगर दर्पण रहता तो दर्पण में कौन है, अपसारी दर्पण, तो अपसारी में उत्तल दर्पण हो जाता। समझ में आया इनका कंफ्यूजन। एक याद रखिए, सब याद हो जाएगा। अ से अभी सारी पेड़ के जाएंगे दर्पण, दिमाग में मनन करेंगे। अ से अभी अवतल दर्पण अभिसारी है तो उधर उत्तल लेंस अभिसारी हो जाएगा। अवतल दर्पण अगर अभिसारी है तो उत्तल दर्पण अपसारी हो जाएगा। और उत्तल दर्पण अपसारी है तो उधर उत्तल लेंस क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। आई होप कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं।
तो ये है अपना 17 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक रंग क्या है। प्रकाश का लाइट का जो प्राथमिक रंग है ये 3 रंग है, लाल रंग है, नीला रंग है और हरा रंग है। ये तीनों का तीनों हो जाएगा, अर्थात आपका आंसर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 18वें प्रश्न की ओर बढ़िए। 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है। ध्यान रखिएगा, आंख के जो रंगीन भाग है वो आपका आइरिस है। आंख के रंगीन भाग क्या है आपका, आइरिस है। आइरिस को हम लोग आंख का रंगीन भाग कहते हैं। और कॉर्निया जो होता है आंख का दान दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है, तो याद रखिएगा कन्यादान। आप कॉर्निया को कन्या ही बोल दीजिए। जब दान से रिलेटेड पूछ दे कि कौन सा चीज़ दान दिया जाता है तो कन्यादान। कन्या माने कॉर्निया, कन्या माने कॉर्निया। तो दान देने की चीज़ कॉर्निया है। और आइरिस क्या होता है, रंगीन पार्ट होती है। और प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना पर कैसा बनता है अभी जस्ट बताए थे, वास्तविक और उल्टा। इसी में से घुमा फिरा के हर साल प्रश्न दिया जाता है, कोई खास ज़्यादा विशेष नहीं रहता है प्रश्न। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर क्या होता है। हॉर्स पावर देखिएगा, मशीन समय कहता है ना कितने हॉर्स पावर की मशीन है, तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है घोड़ा। अश्व शक्ति भी लिखल रहेगा। हॉर्स माने अश्व, पावर माने शक्ति, तो अश्व शक्ति संस्कृत में अश्व मतलब घोड़ा होता है। 746 वाट होता है। आई होप आप 19 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन की ओर। और 20वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत सुंदर प्रश्न है। इस सेट में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हमको यही लगा है। विशालक शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास किसको कहते हैं। विशालक शीशा, विशालक शीशा माने उस शीशा का नाम बताइए जो बढ़का प्रतिबिंब बनावे। और बढ़का प्रतिबिंब कौन बनाता है, कहिए। अवतल दर्पण बनाता है। अवतल दर्पण ना छोटा चीज को बड़ा बनाता है, लेकिन आपको तो दर्पण से रिलेटेड इसमें आपको दर्पण नहीं, विशालक ग्लास पूछा जा रहा है। इसमें उत्तल लेंस को लेंगे। उत्तल लेंस भी क्या करता है, छोटे चीज को बड़ा करके दिखाता है। तो इसका आंसर आपको उत्तल लेंस होना चाहिए। हालांकि अवतल दर्पण आता है, लेकिन दर्पण को हम लोग यहाँ पर इस विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास में इसको नहीं रख सकते हैं। इसमें आपको मिरर रहता तो फिर अवतल आ जाता, बट यहाँ लेंस आपको लेना है, ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। 21वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो प्रवाहित करने के दौरान उसमें गतिशील कण क्या है, यानी इस तार से अगर करंट जा रहा है तो इसमें क्या दौड़ रहा है, कहिए इलेक्ट्रॉन। क्या दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन, आयन नहीं। क्या दौड़ेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था, इनको याद रखिएगा। आयन परमाणु या प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक है किसका। ये बड़ी सुंदर क्वेश्चन है। एम्पियर घंटा जो हो जाएगा ये आपको आवेश का मात्रक है। हालांकि कहेगा सर आवेश का मात्रक तो कूलम्ब होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। लेकिन यहाँ पर एम्पियर घंटा भी आपको चार्ज से रिलेटेड है। पहले आवेश तभी ना करंट, करंट का मात्रक क्या है, एम्पियर है। लेकिन एम्पियर घंटा जब भी पूछे तो यह आप आवेश में टिक आउट कीजिएगा। अच्छा प्रश्न कहा जाए इसको, फंसाने वाला क्वेश्चन कहा जाए इसको। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, इनको देखिए। 23वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वाट का मात्रक क्या है। हम लोग जानते हैं ना कार्ज यानी वाट, कार्ज का ऐसा मात्रक होता है, कार्ज एवं ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। और कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति। तो यही होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। पावर बराबर होता है W/T। शक्ति इक्वल टू वर्क बाय टाइम होता है, कार्य करने की दर। और W यानी कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है और टाइम को हम लोग सेकेंड कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा J/S। देखिए J/S ऑप्शन ए में है, कहीं JS है कहीं S/J है, तो ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो थोड़ा डिटेल से आइएगा तो आपको ऑप्शन ऑटोमेटिक इसमें आपको मिल जाएगा। 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है विद्युत धारा का मात्रक क्या है। हम बताए थे कि विद्युत धारा को मापने वाले जो यंत्र होता है वो गैल्वेनोमीटर, लेकिन इसकी मात्रक जब भी पूछे तो आपका एम्पियर होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। वाट बता ही दिए किसका मात्रक होता है, शक्ति का। और वोल्ट जो होता है वो विद्युत ये विभव का ऐसा मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। अगला प्रश्न जो आपका 25 नंबर है, कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। तो ऑक्सीजन उत्तरदायी नहीं है, अमोनिया NH3 ये भी उत्तरदायी नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे खतरनाक जो होता है
वो होता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक नहीं लगा, समझ में आ रहा है ना, सीधे मार दीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का घटना है? ये क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़ा अटपटांग लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि भोजन का पाचन जो होता है अपघटन का होता है, और ऑप्शन में कहीं पर आपका अपघटन दिया ही नहीं हुआ है। अब इसमें हम कौन सा आंसर ले, आप ही लोग इसका देखिए, कमेंट करके दीजिए कौन आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, हालांकि ये अपघटन का उदाहरण होना चाहिए, ऑप्शन में है ही नहीं अपघटन। आप लोग बताइएगा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 26 नंबर का। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक दो क्वेश्चन का भी कंफ्यूजन आ जाए। एक क्वेश्चन है, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब कौन सा अभिक्रिया होती है? तो काली चूना पर जब जल डालते हैं पानी, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण क्या है? श्वसन। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है श्वसन कौन सी अभिक्रिया, बच्चा सब उष्मा शोषी रे शोषियाए हो, ऐसे शोषियाने में शोषी नहीं, ऊष्माक्षेपी। श्वसन भी ऊष्माक्षेपी है, और काली चूना पे अगर जल डालते हैं तो ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा? आपको ऊष्माक्षेपी का उदाहरण हो जाएगा। आइए 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपको कॉपर हो जाएगा। तांबा जो है आपका सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, पारा नहीं है, ध्यान रखिएगा। सोना सबसे ज़्यादा क्या है? तन्यता है, धातु जब पूछे तो। और चांदी जो होता है सबसे बेहतरीन विद्युत का सुचालक वाला पदार्थ कौन है? आपका चांदी है। तो इसका उत्तर आपको ए हो जाएगा। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? अगले अगर चूना पूछता या जिंदा चूना पूछता तो CaO हो जाता, लेकिन आपको इस बार पूछा गया है कि चूना में जल लगा दिया है, यानी जब कैल्शियम CaO को पानी में डुबा दीजिएगा, H2O में डुबा दीजिएगा, तो ये वाला रिएक्शन पैदा करके दे देगा, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड दे देगा। तो यही है चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होता है? ध्यान रखिएगा, इसका एक ट्रिक है, यानी अनीला, ये है आपका छलानी, ये वाला छ लिखना चाहिए था हमको, छलानी। ये 2 बार 3 बार मनन कर लीजिएगा तो ऐसे प्रश्न को आप आंसर आराम से दे सकते हैं। और नीला यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल ना, अम्ल क्या है? 7 से कम। इस ऑप्शन में 7 से कम कौन आ रहा है आपको? 5 है ना, यानी कौन विलयन लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसमें बोला है लाल लिटमस को नीला, तो लाल लिटमस पत्र को नीला, इसमें छाड़ आ जाएगा। ये ऑप्शन गड़बड़ आ गया। देखिए यहाँ हम ट्रिक से आंसर खींच रहे हैं, हम भी गड़बड़ हो रहे थे ना, यानी छलानी, यानी इसमें पहले लाल, यानी लाल लिटमस पत्र को क्या बोला है करने के लिए? नीला। तो लाल लिटमस पत्र कौन कौन नीला करेगा? यानी 7 से ज़्यादा, क्षार और 15 भी, यानी इसका आंसर करेक्ट डी हो जाएगा। समझ में आया ना? तो आई होप इसको अच्छे से आप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, प्रश्न संख्या अगला। प्रश्न संख्या कह रहा है अगला कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितना सूत्र होता है? हम लोग जानते हैं ना, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2। इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, एकल संयोजन कहा जाए। और एल्कीन का होता है CnH2n, CnH यहाँ पे 2n चिपका दीजिए, इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, यानी द्विसंयोजक। आपसे क्या पूछा गया है? अल्काइन। अल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2 होता है कि 1 होता है सर? अल्केन, एल्कीन, अल्काइन, CnH2n, ठीक है ना? हाँ सही होगा, आप ऑपरेशन करके देख लो ना, 2 यहाँ रखिएगा तो 2 दूना 4 में से 2 गया तो 2, सही है, बिल्कुल 100% सही है। ठीक है ना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें कितना, इसमें हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ऑप्शन में 1 2 आपको यहाँ नजर आ रहा है, आगे जाइएगा तो आगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा 3 होगा कहीं पर दिया हुआ, यहाँ 3 दिया है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, ये है अपना अगला प्रश्न, कह रहा है 32 नंबर में ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6 होता है, ये है आपका ग्लूकोज का आणविक सूत्र। अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या है? जब भी सोडियम लवण और उच्च वसीय अम्ल आ जाए तो याद रखिएगा ये साबुन है। क्या है ये? आपका
साबुन है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन, CHO अभिक्रियाशील किसका मूलक है? तो CHO जो होता है ये एल्डिहाइड का होता है। किसका होता है? एल्डिहाइड का होता है, ये एल्डिहाइड है। अल्कोहल का OH होता है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है, इसमें कीटोन का CO होता है, ठीक है ना। आपका जो अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में बाएं से जब हम दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं, तो उसकी परमाणु रेडियस, एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बाएं से दाएं यानी इधर से इधर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। क्या होती है? घटती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका, ए हो जाएगा, ठीक है। आइए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। देखिए यहाँ बड़ा सुंदर फंसाने वाला बात दे दिया है। लिथियम क्या है? लिथियम धातु है ना। लिथियम एकमात्र ऐसा सबसे हल्का धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, और लिथियम धातु का इस्तेमाल हम लोग बैटरी बनाने में करते हैं। बैटरी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का, एक होता है सरल सेल, एक होता है सूखा सेल। सरल सेल में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और सूखा सेल आप लोग जानते हैं इस टाइप का सूखा सेल बना होता है ना, इस टाइप का बना होता है। इसमें देखिएगा नीचे वाला जो पार्ट होता है वो जिंक का बना होता है, जस्ता का, और बीचे बीच कार्बन की छड़ होती है, और ऊपर जो टोपी होता है वो पित्तल का बना होता है। आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पित्तल क्या चीज का बना होता है, तब पिताजी को याद रखिएगा, जी, यानी पी से हो गया पित्तल, ता से हो गया तांबा, जौ से हो गया जस्ता। तांबा और जस्ता के मेल से बीच में आपको कार्बन की छड़ होती है। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? 2 होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट होता है। आपका प्रश्न किया गया है कि धातु गुण के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाइए। तो ये तो धातु है, इससे बेहतर आपको ये आ जाएगा थोड़ा अधातु में, इससे बेहतर फिर ये हो जाएगा। सबसे अधातु किसमें ज्यादा पाया जाएगा? फ्लोरीन में। तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका बी करेक्ट 36 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न जो आपका कह रहा है वो है सिलिकन क्या है? तो सिलिकन उपधातु है, यही ऑप्शन दिया हो, अब पता नहीं क्या दिया आपका ऑप्शन, देखिए उपधातु है, सी ऑप्शन हो जाएगा सिलिकन का। निम्नलिखित में कौन विद्युत का धनात्मक होता है? विद्युत का धनात्मक, तो कार्बन निगेटिव है। विद्युत का धनात्मक देखा जाए तो ये सोडियम होता है प्लस, और इस सोडियम को हवा में रख दीजिएगा तो आग लग जाता है, इसलिए इसको हम कहाँ डुबा करके रख देते हैं? पानी में ना, केरोसिन तेल में, मिटिया तेल में, ठीक है। तो केरोसिन तेल में इसको डुबा करके रखते हैं। क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, और ये फास्फोरस पर भी क्या होता है आपका? निगेटिव ही चार्ज होता है। प्लस बोला गया विद्युत का धनात्मक, तो सोडियम हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि टिहरी बांध कहाँ है? तो टिहरी बांध आपको उत्तराखंड में है। टिहरी बांध कहाँ है आपको? उत्तराखंड में, इनको याद रखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में, देखिए यहाँ पर आइए गया नहीं, तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी आपको साइंस में ऑटोमेटिक बोला जाएगा, तो इसमें आपको सोडियम हो जाएगा आंसर। यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम, बी करेक्ट इसका आंसर है। आइए, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से हमारे ख्याल से इस प्रश्न में सभी चीज़ बनाए जाते हैं, यानी इजी सर्फ भी बनाए जाते हैं, सर्फ एक्सल भी बनाए जाते हैं, लगभग शैम्पू भी बनाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी होना चाहिए। देख लीजिएगा 41 का, अपमार्जक से सब होना चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि सौर सेल किसका उपयोग होता है? सोलर स्लेट में देखिएगा, सोलर प्लेट में हमेशा सिलिकॉन का उपयोग होता है। तो इसमें किस में टिक आउट करेंगे हम लोग? सिलिकॉन में टिक आउट करेंगे। सिलिकॉन के बारे में जानते हैं, अभी जस्ट देखिए कि सिलिकॉन क्या है आपका? उपधातु है। और सिलिकॉन सबसे ज़्यादा, सिलिकॉन सिटी के नाम से एक शहर जाना जाता है जिसको हम सूरत कहते हैं, सिलिकॉन सिटी है ना, बेंगलुरु को कहते हैं भारत में, लेकिन सिलिकॉन में वैली लगा दे, सिलिकॉन वैली, तो ये कैलिफोर्निया हो जाएगा, अमेरिका वाली शहर को याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? देखिए सीएनजी का भी उपयोग हम खाना बनाने वाले सिलेंडर से कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। सीएनजी से टेम्परेचर तो निकाल ही सकते हैं ना। एलपीजी तो होता ही है, एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम नहीं बोलिएगा इसको। एलपीजी का फुल फॉर्म पूछे तो लिक्विफाइड बोलना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और बायोगैस, मीथेन की मात्रा होती है। कोयला जो होता है, कोयला को कोच दीजिएगा सिलेंडर में, नहीं ना, लेकिन बच्चा दिमाग में होता है कोयला पर तो खाना बना सकते हैं। आपसे प्रश्न ये नहीं किया गया, आपसे प्रश्न किया गया है कि निम्नलिखित में से ये खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, यानी जो गैस होता है उसमें कौन नहीं होता है, तो इसमें कोयला ही टिक आउट करना पड़ेगा। थोड़ा भ्रमित क्वेश्चन है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए। जब कॉपर और ऑक्सीजन को रिएक्शन कीजिएगा तो आपको इसमें कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, और इसमें ऑक्सीकरण रिएक्शन हो रहा है। कौन सा अभिक्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है।
45 नंबर प्रश्न को देखिएगा, बोला गया है कि निम्नलिखित में आपको ये बताना है कि कौन समीकरण आपको इसमें संतुलित है, कौन सा समीकरण आपका संतुलित है। इनको देखिए, संतुलन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको बायां तरफ का जितना एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट दायां तरफ होना चाहिए। देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, कैल्शियम भी, क्लोरीन भी 2 गो है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, इसमें नहीं पूछा है अपना, ये संतुलित है, पक्का पुक्की संतुलित है। इसमें देखो कै गो हाइड्रोजन है, 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन, और तो पर 4 गो हाइड्रोजन, 2 गो ऑक्सीजन, 2 गो ऑक्सीजन, इहो संतुलित है। यहाँ देखिए 2 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम है, क्लोरीन 2 गो है, क्लोरीन भी 2 गो है, ऑक्सीजन 6 गो है, 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सर कैसे ये होगा, शीशा 1 है, शीशा 1 है, आपका ये नाइट्रोजन यहाँ 2 गो हो गया है, और यहाँ नाइट्रोजन टन्ना है, एक है, यहाँ 2 गो कैसे बोल रहे हैं सर, बाहर में क्वेश्चन में है ना, इसके चक्कर में ये संतुलित नहीं है, आपसे नहीं वाला पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, इनको देखिए। कह रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। पीएच मान के बारे में हम लोग जानते हैं ना, पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन किया था। 7 से कम अम्ल होता है, 7 से ऊपर कितना होता है आपका, क्षारीय होता है। दुर्बल अम्ल जब भी पूछे ना, जहाँ पर देखिएगा COOH लगल है, ये वाला COOH, इसी को हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। जहाँ भी देखिए COOH, आप सबसे ज़्यादा दुर्बल अम्ल में, कमजोर अम्ल में आपको यही COOH वाला आ जाएगा, अर्थात इसका आंसर आपका करेक्ट C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या रहता है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है। क्रायोलाइट जो है ये बहुत सुंदर प्रश्न है। क्रायोलाइट जो है आपका एल्युमिनियम का है, किसका है, एल्युमिनियम का। हालांकि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट भी है। क्रायोलाइट और बॉक्साइट दोनों याद रखिएगा। बॉक्साइट बच्चे को याद रहता है, क्रायोलाइट ज़्यादातर भूल जाते हैं, तो क्रायोलाइट आपका एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है आपका कि पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है, और इसको हम संकेत के से इंडिकेट करते हैं। और पोटेशियम को कहाँ, पोटेशियम को भी बाहर रखिएगा तो आग लग जाएगा। देखिएगा कहीं कहीं बौन झाड़ में, कहीं पर बाध उध में आग लगाता, कहता कि देखिए भूत रिक्शा जा रहा है। नहीं, मांस में भी पोटेशियम की मात्रा है, या चूहा मरे या सांप मरे या बिल्ली मरे, जो जानवर मर जाता है वो बाहर फेंक दीजिएगा ना, तो वो जो मरने के बाद क्या होता है, वो रिएक्शन करने लगता है। हवा से रिएक्शन के दौरान उसमें आग ऑटोमेटिक पकड़ लेता है, जिसके वजह से आपको लगता रहता है कि बॉन्ड में भूत रिक्शा जा रहा है। ऐसा नहीं, वो उसमें किसकी मात्रा उपस्थित रहती है, तो पोटेशियम की मात्रा उपस्थित रहती है। तो पोटेशियम को कहाँ डुबा कर रखेंगे, आपका ऑप्शन रहेगा केरोसिन तेल, जल। तो यहाँ पे बच्चा फंसेगा, यार केरोसिन तेल में डुबा दे। नहीं, केरोसिन तेल में हम सोडियम को डुबा के रखते हैं, पोटेशियम को हम लोग जल में डुबा के रखते हैं। दोनों ऑप्शन कंफ्यूजन वाला है, ध्यान रखना। पोटेशियम को सोडियम को केरोसिन तेल में, और पोटेशियम को जल में। आई होप कि इस प्रश्न का ऑपरेशन आप अच्छे से कर लिए। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है, तो मेथेनोइक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ये मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं 51 नंबर प्रश्न को। इसमें पूछा गया इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH आपका आंसर हो जाएगा ये इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ईथ में 2टा कार्बन होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इनको देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्काइन का सूत्र क्या है। अल्काइन कौन है, सूत्र नहीं पूछा गया है। अल्केन के लिए CnH इस टाइप से होता है ना, CnH2n +2 होता है। एल्कीन के लिए CnH2n होता है, और अल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। आपको अल्काइन देखिए, कार्बन की संख्या अगर 2 ले रहे हैं तो 2 के दुगुना से 2 कम होना चाहिए हाइड्रोजन। अगर यहाँ कार्बन 2 लिए तो 2 के दुगुना 4, और 4 में से 2 घटा दीजिएगा 2 तो 2। कहने का सेंस आपका ऑप्शन करेक्ट ए आ रहा है, ये अल्काइन का रूप को पकड़ रहा है। चलिए हम लोग बढ़ते अब 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया आपसे चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। क्या हो जाएगा, C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन के 54 नंबर। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंधन होता है। सबसे पहले तो आप एसिटिलीन का सूत्र को जानिए। एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2 होता है। ये एसिटिलीन कृत्रिम विधि से फल को पकाया जाता है। इससे कृत्रिम विधि एक होता है प्राकृतिक विधि।
फलों को पकाने के लिए नेचुरल तरीका होता है आपको इथाइल, और यहाँ पर ये हो जाएगा C2H2 एसिटिलीन कृत्रिम प्रोसेस से। तो इसमें जो बंधन देखिएगा किसको दर्शा रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड को दर्शा रहा है ना, अल्केन एल्किन अल्काइन पे जा रहा है, तो 3 बंधन का संयोजन हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न को देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कैसी होनी चाहिए। तो ये उपयोग करने वाली जो बीज होनी चाहिए वो आपको अंकुरित तो होनी चाहिए। 56 नंबर प्रश्न को देखिए। मानव की जो किडनी है ब्रिक, वो किस प्रणाली का एक हिस्सा है। तो किडनी जो होता है ये उत्सर्जन का रूप देता है, अर्थात कोई चीज अपशिष्ट चीज को मतलब बाहर करता है, इसको हम उत्सर्जन कहते हैं। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है पौधों में जाइलम का मूल काम क्या है। फ्लोएम का मूल काम है भोजन को ले जाना और जाइलम का मूल काम है पानी को ले जाना, तो जल इसका सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न को देखा जाए तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है, इनको याद रखिएगा। लेकिन सांस लेने के दौरान इस वायुमंडल में कुल मिलाकर के नाइट्रोजन 78% है, हम 78% लेते हैं और 78% छोड़ देते हैं। कहेगा ऑक्सीजन कितना परसेंट लेते हैं, तो इस वायुमंडल में टोटल 21% ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन 21% लेते हैं, लेकिन छोड़ते हम 17%। 4% ऑक्सीजन कहाँ बदल गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कहेगा परसेंटेज की दृष्टि से कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन इस वायुमंडल में कितना परसेंट कार्बन है, तो 0.03%। तो लेते हैं 0.03 और छोड़ते हैं 4%। आई होप इस प्रश्न को अच्छे से आप समझे होंगे। कह रहा है फलों को पकाने में निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है। फल को पकाने के लिए तो किसका नियंत्रित किया जाता है, एथिलीन। ये जो एथिलीन है ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, और इससे पहले जो हम एसिटिलीन बताए थे वो कृत्रिम था, C2H2। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन को देखिए। न्यूरॉन वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है तो वो डेंड्राइट पर जानकारी हासिल किया जाता है। कहाँ जानकारी हासिल किया जाता है, तो डेंड्राइट पर। 61 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में कौन सा आपातकाल हार्मोन है। आपातकाल हार्मोन का मतलब होता है लरो हार्मोन, लरो मरो हार्मोन। अगर ये हार्मोन अगर एकाएक आ गया तो इंसान तुरंत टन बोल जाता है, यानी इसी से हार्ट अटैक ज़्यादातर आता है, और वो है आपका एड्रीनिलीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो जाएगा, एड्रीनिलीन हार्मोन। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अनैच्छिक क्रिया है, नहीं है। देखिए उल्टी आपकी इच्छा से नहीं होगा, अनैच्छिक क्रिया में आ जाएगा वो। दिल का धड़कन ये भी क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, आपकी इच्छा से दिल का नहीं धड़कता है। अत्यधिक लार निकलना, ये भी आपकी इच्छा से अत्यधिक लार नहीं निकलता है, जब स्थिति गड़बड़ाता है तभी आपके मुंह से ज़्यादा लार आता है। चबाना जो है ये आपका ऐच्छिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इस प्रश्न का उत्तर आपको डी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव के गर्भ की अवधि काल कितना होता है। तो मानव के गर्भ की जो अवधि काल होता है वो 280 दिन होता है। और ऑप्शन के अनुसार जब ढूंढिएगा तो कहेगा सर 9 महीना में बच्चे जन्म लेते हैं, तो 9 को 30 से गुना कीजिएगा तो सर 270 आ रहा है। हालांकि आपके इस डायलॉग के अनुसार 270 इसमें है दिया हुआ। अब इसमें आप जो आंसर लीजिए, लेकिन मूल आंसर 280 दिन। आप 85 लीजिए, 80 लीजिए, अभी ये कन्फ्यूजन वाला डाटा आ गया। तो ये ही लीजिए, 270 ही लीजिए, ठीक है ना। लेकिन मूल आंसर 280 दिन होता है। ठीक है, अब कैसे होता है वो देख लीजिएगा। जनवरी एक दिन बढ़ा हुआ है, इस टाइप से बढ़ाइएगा तो लगभग इस टाइप से आ जाता है। गंगा एक्शन प्लान कब हुआ, ये भी कंफ्यूजन क्वेश्चन है। गंगा एक्शन प्लान हुआ था आपको 14 जनवरी 1986 को हुआ था। लेकिन आपके आंसर में 85 है तो 85 लीजिए। 86 शायद ऑप्शन दिया होगा नीचे, सही कह रहे हैं, 86 है नहीं दिया हुआ। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 65 नंबर को, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो आपको ईस्ट में होता है, इनको याद रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो डायरिया नहीं है, निमोनिया और ये टीबी, ये 2 बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। बी एवं सी दोनों सांस से रिलेटेड बीमारी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीवों में निम्नलिखित में से क्या नहीं वो पचा सकता है। तो याद रखिएगा वो सेल्यूलोज को नहीं पचाता है। सेल्यूलोज को पचाने की क्षमता
जानवरों में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपसे कहा जा रहा है, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो ब्रेन हैमरेज का जो मुख्य कारण है वो है आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के कारण ब्रेन हैमरेज होता है। ठीक है ना, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन है, सॉरी, ये हो जाएगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। 69 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन परजीवी पादप का उदाहरण है? तो परजीवी पादप का उदाहरण अमरबेल होता है, जिसको हम लोग कसकुटा कहते हैं। ठीक है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में भेजने का काम, मानव शरीर में 2 गो निलय होता है, 2 गो आलिंद होता है। तो आपका बायां जो निलय होता है वही निलय संपूर्ण शरीर में ब्लड को यहाँ पर शुद्ध होकर के फुच फुच दे करके पूरे शरीर में भेजता है। अर्थात ये निलय, ऑप्शन में बायां निलय दायां निलय रहे तो आप बायां निलय में टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, 71 नंबर प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है वो प्रश्न आपसे कह रहा है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन विधि है। तो हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन की जो प्रोसेस है वो मुकुलन विधि से होता है। किससे होता है? तो मुकुलन विधि से होता है। अगला क्वेश्चन है, जनन संचारित रोग है, तो जनन वाला कौन कौन, जनन संचारित रोग कौन कौन हो जाएगा? इसमें सिफिलिस भी है, एड्स भी है और गोनोरिया भी है, यानी सब बीमारी जननने से रिलेटेड है, तो डी उत्तर हो जाएगा। पुष्प के सबसे बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। 74 नंबर प्रश्न है, समय को भी हमें देखना होगा। 74 कह रहा है, ब्लड रक्त ए कौन सा एंटीबॉडी बनता है? तो रक्त ए से एंटीबॉडी आपको केवल ए ही बनेगा, इनको ध्यान रखिएगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल नहीं करता है? तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करने वाले हैं वो है आपका इंसुलिन है। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है, पादप वृद्धि हार्मोन क्या है? तो पादप वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन होता है, तो इसका आंसर जिब्रेलिन सही होगा, हालांकि ऑक्सिन आपको दिया नहीं है इसमें। हार्मोन स्त्रावित को हम लोग कौन सा ग्रंथि कहते हैं? तो हार्मोन से स्त्रावित वाले ग्रंथि को हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार होते हैं? तो मनुष्य के मुख गुहा में कुल मिलाकर के 3 जोड़े लार होते हैं, इनको याद रखिएगा। एंड्रोजोन क्या है? एंड्रोजोन एक हार्मोन है और इस हार्मोन को हम लोग सेक्स हार्मोन कहते हैं, और ये कौन सेक्स हार्मोन है? अर्थात मेल सेक्स हार्मोन है एंड्रोजोन। और लास्ट क्वेश्चन है 80, मटर को अपने प्रयोग में लिए जाने वाले जो विद्वान थे वो थे आपका मेंडल। आई होप कि आपको ये सारा प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार का अगर आपको चाहिए सभी विषय का डिस्कशन, तो ज़रूर हम लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तो हम डेली आपके बीच इस टाइप का वीडियो लाएंगे। तो दीजिए इजाज़त, आप सभी से हम लेते हैं विदा। तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।